लिखते हैं हेडिंग, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, परावैद्युत पदार्थ भरा हो। सुनिएगा, हम समांतर प्लेट संधारित्र बनाएंगे और इसकी प्लेटों के बीच में ये प्लस है, ये माइनस होगा, बाहर अर्थिंग किया गया है, टोटल प्लेटों के बीच की गैपिंग स्मॉल डी है। इसमें हम टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरेंगे। देखिए, आंशिक रूप से भरने का मतलब कि हम प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से कोई कुचालक या कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं भरे हैं। आंशिक रूप से भरे हैं मतलब प्लेटों के बीच में कुछ हवा भी है और कुछ परावैद्युत पदार्थ भी है, उसी को हम कहेंगे आंशिक रूप से भरा हुआ है। पूर्ण रूप से भरता तो पूरा इस प्लेट से इस प्लेट तक पूरा परावैद्युत पदार्थ भरा होता, लेकिन आंशिक रूप से भरने का मतलब है कि बीच में ये टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है और बाकी पार्ट में एयर है। शांत रहिए। आपको पता है हवा में जब प्लेटों के बीच में हवा होगा तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर Q अपान A इंटू एप्सिलॉन 0 होगा। देखिए, होता तो है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, लेकिन आपको पता है सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बाई A। जब Q बाई A रखेंगे यहाँ पर सिग्मा की जगह पर, तो ये Q अपान A एप्सिलॉन 0 होगा। और माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे तब इसी के साथ आपको पता है एप्सिलॉन 0 के साथ K का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि ये हवा वाले, अगर मान लीजिए प्लेटों के बीच में हवा भरा हुआ है, बात समझिएगा, इसको पूरा परावैद्युत पदार्थ हटा दीजिए तब प्लेटों के बीच में इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर इसके बीच में आप कोई कुचालक पदार्थ भरेंगे या कोई परावैद्युत पदार्थ भरते हैं जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, तब इतना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। एक बात और सुनिएगा, इसमें कुछ पार्ट में एयर है तो कुछ पार्ट में परावैद्युत पदार्थ है, यानी कि कुछ हवा वाले भाग में इतना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होनी चाहिए और माध्यम वाले भाग में इतना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होनी चाहिए। सुनिएगा, अगर इस प्लेटों के बीच का विभवांतर कैपिटल भी है, हमें इस संधारित्र की धारिता निकालनी है, संधारित्र की धारिता निकालनी है। मान लीजिए इसको हमने Q आवेश दिया है और संधारित्र की धारिता C है और Q आवेश दिए है और प्लेटों के बीच का विभवांतर भी है, तो धारिता C बराबर Q बाई V होना चाहिए। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि इसके प्लेटों के बीच विभवांतर भी है, वास्तव में इसके अंदर विभवांतर कितना हमको पता नहीं है। हम लगाते हैं फार्मूला विभव प्रवणता। विभव प्रवणता हम बताए थे आपको, विभव प्रवणता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V और अपान प्लेटों के बीच की गैपिंग D होती है। अगर V का मान निकालेंगे तो आप E इंटू क्या लिखेंगे, D लिखेंगे। वैद्युत विभव अदिश राशि होती है। अब सुनिएगा, हम लिखते हैं E नॉट, यानी कि हवा वाला वैद्युत क्षेत्र। तो हवा कितने पार्ट में है, E तो हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हम हवा के लिए लिख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र। तो डिस्टेंस भी हवा वाला ही होना चाहिए, तो इस प्लेटों के बीच में हवा वाला डिस्टेंस कितना होगा। सुनिएगा, टोटल D था, उसमें से आप T पार्ट घटा देंगे तो D माइनस T भाग में क्या होगा, एयर होगा, हवा होगा, तो इसके साथ आप D माइनस T लिखेंगे और प्लस
माध्यम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे तो उसको हम केवल ई लिखे हैं, और माध्यम कितने गैपिंग में है तो डी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। और ई नॉट और ई का मान हम निकाल के रखे हैं, तब प्लेटों के बीच विभवांतर ई नॉट का मान रखेंगे तो क्यू अपान ए एप्सिलॉन 0 डी माइनस टी प्लस ई का मान निकाले हैं क्यू अपान ए एप्सिलॉन 0 इंटू के और इंटू टी। भी बराबर जो कॉमन मिलता है उसे बाहर निकालेंगे, क्यू अपान ए एप्सिलॉन 0 कॉमन है, बचेगा डी माइनस टी यहाँ से, और यहाँ से ये क्यू अपान ए एप्सिलॉन 0 बाहर निकल गया है, ऊपर टी बचेगा और नीचे के बचेगा। ठीक ना। अभी हम प्लेटों के बीच का विभवांतर निकाल रहे थे, तो इतना विभवांतर निकल के आया है। अब लिखेंगे धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से C इक्वल टू क्यू बाई भी, C इक्वल टू क्यू अपान भी का मान हम निकाल दिए, क्यू अपान ए एप्सिलॉन 0 और डी माइनस टी एक ब्रैकेट में है और प्लस टी बाई के है। ये क्यू से क्यू कटेगा, ए एप्सिलॉन 0 पलट करके ऊपर जाएगा, तो C बराबर ए एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई डी माइनस टी और प्लस क्या होगा, टी बाई के होगा। ठीक ना। यानी कि ये हम संधारित्र की धारिता निकाले हैं कब, जब उसकी प्लेटों के बीच का गैपिंग कितना था, डी था, उसमें टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ भरे है जिसका परावैद्युतांक कितना था, के था, तब इस चालक की, तब इस संधारित्र की धारिता इतनी होगी, जहां ए क्या है, इस संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्या है, क्षेत्रफल है। अभी कल ही बताया गया था इस संधारित्र की दोनों प्लेटें समान क्षेत्रफल वाली हैं। ठीक ना। हम एक को प्लस क्यू आवेश दिए हैं, दूसरा स्वतः अपने आप क्या होगा, प्रेरण के कारण विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित होगा। पहले दोनों के बीच में हवा था, तो हवा वाले माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। ठीक ना। अगर इसके बीच में आप टोटल परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो परावैद्युतांक से गुणा कर देंगे, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। यहाँ आंशिक रूप से टी मोटाई वाला कोई कुचालक पदार्थ भरा गया है, तो कुछ पार्ट में हवा है और कुछ पार्ट में माध्यम है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों होनी चाहिए, कुछ हवा में भी होना चाहिए और कुछ माध्यम में भी होना चाहिए। हम क्या बोले कि मान लीजिए आपने इसको प्लस क्यू आवेश दिया, ये माइनस क्यू आवेश से आवेशित हो गया प्रेरण के कारण, तो इसके प्लेटों के बीच में कुछ न कुछ विभवांतर उत्पन्न होगा, उसको हम भी मान लिए हैं। और सबसे मेन लॉजिक है कि हमें इस चालक की, इस संधारित्र की धारिता निकालनी है। धारिता निकालने के लिए परिभाषा ये बताया गया है कि इस संधारित्र को दिया गया आवेश Q तथा इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर के अनुपात को इस संधारित्र की धारिता कहेंगे। अगर हम विभवांतर पता कर लेंगे तो हमने Q आवेश दे रखा है, Q हमको पता था, विभवांतर नहीं पता है। अगर हम विभवांतर पता करके यहाँ मान रख देंगे तब हम इस संधारित्र की धारिता निकाल लेंगे। तो हम विभवांतर हमारा मेन लॉजिक था निकालना। तो विभव प्रवणता से आपको पता है कि अगर दो प्लेटें एक दूसरे से d दूरी पर है, इनके बीच का विभवांतर भी है। एक प्लेट जितना धन आवेश से, दूसरी उतना ही ऋण आवेश से। धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकल करके ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। इस प्लेट के अंदर एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, जिसका मान निकालने के लिए प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा इसके बीच की गैपिंग d से भाग करेंगे, तो इसके अंदर कितना एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान पता चल जाएगा। तो विभव प्रवणता से E बराबर V बाई डी लिखे। अगर हम विभवांतर V का मान निकालेंगे तो V बराबर E इंटू डी होगा। आपको पता है जब हवा वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे तो हवा वाला डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि E के साथ डिस्टेंस का मल्टीप्लाई है। डिस्टेंस हवा वाला कितना होगा, टोटल डिस्टेंस D था, इसमें T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरे तो D माइनस टी डिस्टेंस में बचा हुआ हवा रहेगा। उसके बाद प्लस कुछ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम के लिए होगा। माध्यम कितने डिस्टेंस में है तो उस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, टी थी, तो टी का मल्टीप्लाई किया। ई नॉट और ई का मान हम पहले ही निकाले थे, उन मानों को रख करके हमने सिर्फ अभी विभवांतर निकाला है इस संधारित्र की प्लेटों के बीच का। उसके बाद धारिता की परिभाषा लगा करके विभवांतर का मान रख करके हमने इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाला, जिसमें टी क्या था,
टी वह मोटाई है किसकी, परावैद्युत पदार्थ की, जो संधारित्र की प्लेटों के बीच में भरा हुआ है। के क्या है, उस माध्यम का, उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है के। और डी क्या था, वास्तविकता में ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी थी। ठीक ना, तो ये होगी संधारित्र की धारिता, जिसमें ए क्या है, इस संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्या था, क्षेत्रफल था। बात समझे। ये फार्मूला सही है कि गलत, इसको हम चेक करते हैं। सुनिएगा, कल आप निकाले थे, क्या निकाले थे, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। कल हम संधारित्र की धारिता निकाले थे, तो आया था C बराबर के एप्सिलॉन 0 A अपान डी, ये माध्यम में था। और वायु के लिए C0 बराबर एप्सिलॉन 0, के का मान वायु के लिए 1 हो जाता है, अपान डी, ये माध्यम के लिए था, ये वायु के लिए था। ये संधारित्र की धारिता थी। कब, जब पूर्ण रूप से के पदार्थ का कोई कुचालक पदार्थ भरा गया था। ए संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल था और डी उसकी प्लेटों के बीच का क्या था, गैपिंग था। तब संधारित्र की धारिता इतनी थी। अगर हम टोटल कुचालक या परावैद्युत पदार्थ हटा दिए, हवा के लिए निकालेंगे, तो के का मान हवा के लिए 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन 0 अपान डी। अब सुनिएगा, अगर मान लीजिए हम इस फार्मूले को चेक करते हैं। देखिएगा, पहला नंबर लिखते हैं उसको पहले, C बराबर ए एप्सिलॉन 0 अपान डी माइनस टी, और प्लस का टी बाई क्या है, के है। यदि टी बराबर, सुनिएगा ध्यान से, यदि टी बराबर 0 हो जाए, 0 का मतलब इसको कम करते जाइए, एक ऐसा समय आएगा कि टी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जब टी 0 हो जाएगा, ठीक ना, तो मतलब ये हुआ कि आपने पूरा परावैद्युत पदार्थ यहां से हटा दिया ना। जब हटा दिया तो केवल क्या रह जाएगा, एयर। तो एयर के लिए तो धारिता इतनी होनी चाहिए। अगर टी का मान यहाँ 0 रखेंगे तो क्या ये मान आ जाएगा, क्या आएगा। तो लिखते हैं C बराबर ए एप्सिलॉन 0 हो गया, डी बचेगा, और 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, केवल क्या बच जाएगा, डी बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, वायु की संधारित्र की धारिता निकल गई। सही है। दूसरा नंबर, अगर मान लीजिए आप इसकी चौड़ाई को बढ़ाते जाइए, इतना बढ़ा दीजिए कि टी का मान किसके बराबर हो जाए, डी के बराबर हो जाए, तो ये पूरा प्लेटों के बीच में क्या भर जाएगा, केवल परावैद्युत पदार्थ भरेगा। तब दूसरा नंबर में टी बराबर अगर डी रखेंगे, तो डी रखने पर देखते हैं, C बराबर ए एप्सिलॉन 0 अपान डी माइनस टी की जगह भी डी रखेंगे, प्लस यहाँ भी टी की जगह पर डी बाई के, डी में से डी घटेगा 0, के पलट करके ऊपर जाएगा, C बराबर के ए एप्सिलॉन 0 अपान क्या हो जाएगा, डी। क्या ये माध्यम के लिए निकल के आ गया, यानी कि हम जो भी धारिता निकाले हैं संधारित्र की, आंशिक रूप से भरा हुआ था, ये सही है। बात समझ में आ गया, ठीक। रुक के हटा।